स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। आज का हमारा जो वीडियो है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर जो है क्लास 10th का। उसका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेपोलियन कोड। उसके बारे में जो है हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेपोलियन कोड को जो है अदर नेम से भी जाना जाता है। इसे जो है द सिविल कोड ऑफ 1804 और नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो को हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि नेपोलियन कोड जो है क्या है, व्हाट इज़ नेपोलियन कोड एंड नेपोलियन कोड में जो है क्या क्या चीज़ जो है मेंशन किए गए थे, क्या क्या जो है पॉइंट्स थे, सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे लोगों से ये बात ज़रूर कहूँगी कि अगर जो है आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपका और हमारा साथ जो है वो बना रहे और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए जो है यूजफुल वीडियो लेकर के आती रहूँ। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ नेपोलियन कोड। इसके बारे में अब हम लोग जो है जानेंगे। देखिए क्या है, नेपोलियन वाज इंट्रोड्यूस टू न्यू लॉ सिस्टम इन 21 मार्च 1804 इन फ्रांस। नेपोलियन जो है वो एक नया जो है लॉ सिस्टम है ना, कानून संहिता जो है लागू करता है 1804 में 21 मार्च को। 1804 में जो है 21 मार्च को जो है वो एक लॉ सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है फ्रांस में। द नेपोलियन कोड इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्रांस सिविल कोड ऑफ 1804। नेपोलियन कोड को जो है दूसरे नाम जो है जाना जाता है वो है फ्रांस सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नागरिक संहिता भी कहते हैं, नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ऑल्सो सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो है नेपोलियन कोड जो है ये इस चीज़ को डिफाइन भी करता है कि इस लॉ के द्वारा जो है इक्वलिटी जो है, कानून में जो है लोगों को इक्वलिटी दी गई है, प्लस जो है सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी को जो है सिक्योर, मतलब कि संपत्ति सहित संपत्ति संबंधित कानून जो है उसको भी जो है पूरे तरीके से जो है सिक्योर किया गया था, सुरक्षित किया गया था। इन दिस कोड abolish the feudal system and free peasants from serfdom, improvement in the transportation and communication system। इस नेपोलियन कोड के अकॉर्डिंग जो है, इस नेपोलियन कोड के सिस्टम के अनुसार जो है एबॉलिश किया गया था किस चीज़ को, तो फेडरल सिस्टम को, जिसे जो है सामंतवाद का अंत कहते हैं, कि सामंतवाद जो था उसको जो है उसका जो है अंत किया गया था। और पेजेंट्स बोल रहा है कि पेजेंट्स फ्रॉम द फ्रॉम किसान जो थे उन्हें भी जो है एक तरीके से सुरक्षित और उन्हें जो है एक तरीके से पावरफुल बनाया गया था, उनके प्रॉब्लम के बारे में समझा गया था। इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और जो है नेपोलियन कोड के अनुसार जो है इम्प्रूवमेंट किया गया था किस चीज़ में, तो ट्रांसपोर्टेशन में और जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में। अब हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन देखिए जो है हम लोग नेपोलियन कोड को जानने से पहले हम लोग पहले नेपोलियन के बारे में जानेंगे कि नेपोलियन जो है वो कौन था, उसने किस तरीके से जो है फ्रांस की गद्दी पर जो है कब्जा किया था, या किस तरीके से जो है वो फ्रांस का शासक बना, सम्राट बना। उसकी लाइफ की थोड़ी जर्नी को हम लोग जान लें ताकि जो है हम अच्छे तरीके से और भी समझ सकें नेपोलियन कोड जो है लागू हुआ था वो क्या था, नहीं था, उसके क्या भी पॉइंट है। लेकिन उसको जानने से पहले हमें इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमारा जो नेपोलियन कोड, नेपोलियन जो है, हम लोग नेपोलियन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नेपोलियन का जन्म जो है वो 15 अगस्त 1769 को जो है कुर्सिका द्वीप के अजासियो नामक स्थान में हुआ था, है ना। ये जो बोल रहा है आपका कि नेपोलियन जो था इसका जन्म जो है 15 अगस्त 1769 को जो है कुर्सिका द्वीप के अजासियो नामक स्थान में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम जो है कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम जो है वो क्या था, कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन की माता जो थी वो लिटजिया थी, है ना। नेपोलियन की जो माता थी वो लिटजिया थी। तो यहाँ जो है आपको इन दोनों का नाम जो है याद रखना होगा, उनके मदर और उनके फादर का, कि नेपोलियन के पिता कौन थे और नेपोलियन की माता कौन थी, नेपोलियन का जन्म जो है वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। आगे देखिए आपका जो मेंशन किया गया है कि नेपोलियन के जीवन पर उसकी माता का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि वह वीर गाथाओं की कथाएं सुनाकर तथा वीर नायक के जीवन दर्शन को बतलाकर नेपोलियन के चरित्र को एक वीर योद्धा के रूप में परिवर्तित कर दिया था। नेपोलियन की माँ का जो है नेपोलियन के लाइफ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था, क्योंकि नेपोलियन की जो माँ थी वो नेपोलियन को हमेशा ही जो है वीर जो है गाथाएँ जो है कहानियाँ जो है वो सुनाया करती थी, ताकि जो है वो उसको इंस्पायर कर सके और जो है नए जो वीर नायक होते थे उनके बारे में बताती थी, ताकि उनसे भी जो है वो इंस्पायर हो सके, प्रभावित हो सके, और उससे जो उसके चरित्र में जो है चेंजिंग आए। और रियल में जो है ऐसा ही हुआ था।
नेपोलियन के जन्म के समय कोर्सिका द्वीप के लोग फ्रांस से बेहद घृणा करते थे, क्योंकि फ्रांस ने कोर्सिका द्वीप पर अनुचित अधिकार कर लिया था। देखिए क्या बोल रहा है आपका कि नेपोलियन के जन्म के समय, जब नेपोलियन का जन्म हुआ था, तो उस समय जो है कोर्सिका द्वीप के जो लोग थे वो फ्रांस से जो है बेहद घृणा करते थे, बहुत अधिक घृणा करते थे, क्योंकि फ्रांस जो है वो कोर्सिका द्वीप पे जो है अनुचित तौर से जो है गैरकानूनी तौर से जो है कह सकते हैं कि उस पर अधिकार कर लिया था। इसे जो वहाँ के लोग जो है उसको पसंद, फ्रांस को पसंद नहीं करते थे, उसे घृणा करते थे। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या है कि नेपोलियन स्वयं कहता था कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरा देश मौत की घड़ियाँ गिन रहा था। और जब नेपोलियन ये बात भी कहता है कि जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरा देश कोर्सिका द्वीप जो था वो मौत की घड़ियाँ गिन रहा था। बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव वाला बालक था। वह पढ़ाई से दूर भागने वाला एक उदंड स्वभाव का व्यक्ति था। इस कारण उसके इस कारण यही कारण है कि नेपोलियन के पिता ने इसे एक सैनिक स्कूल में भर्ती करवा दिया था। देखिए क्या बोल रहा है कि नेपोलियन जो है वो बचपन से ही एक क्रांतिकारी स्वभाव का बालक था, है ना, एक क्रांतिकारी स्वभाव का जो है वो लड़का था, और पढ़ाई वगैरह से जो दूर भागता था, एकदम उदंड स्वभाव का व्यक्ति था। और इसी के कारण उसके पिता जो थे जो है बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट, वो जो हैं उसको जो है एक सैनिक स्कूल में जो है भर्ती करवा देते हैं। अब 1784 में जो है तोपखाने से संबंधित विषय का अध्ययन करने के लिए पेरिस कॉलेज में जो है प्रवेश लिया था। नेपोलियन जो है वो 1784 में, है ना, नेपोलियन जो है वो 1784 में जो है तोपखाने से संबंधित विषय पे अध्ययन करने के लिए जो है पेरिस कॉलेज में जो है, फ्रांस के पेरिस कॉलेज में जो है एडमिशन लिया था। और उस पर जो है गहरी अध्ययन जिसको कहते हैं, डीपली जो है एडुकेट होना तोपखाने के विषय में, ये काम को जो है उसने पेरिस के कॉलेज में किया था कि तोपखाने से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी, जो भी था, उस सारे पे जो है उसने जो है डीपली उसका जो है अध्ययन किया था। अब है आगे आपका कि मार्च, देखिए मात्र जो बोल रहा है आपका कि मात्र 27 वर्ष की उम्र में नेपोलियन को फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बनाया गया था। नेपोलियन जो था उसको उसको जो है 27 वर्ष की उम्र में जो है उसे फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का जो है सेनापति बना दिया गया। अब हो रहा कि नेपोलियन ने जब सेनापति वो बन गया तो आगे का उसका जो प्रोसेस क्या रहा, आगे उसने क्या कदम उठाया। तो नेपोलियन जो है ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर देता है और वहाँ के सम्राट, हाँ, नेपोलियन जो है वो क्या करता है कि जब वो फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बन जाता है तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया पर जो है आक्रमण कर देता है। अब ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके वहाँ का जो सम्राट था उससे जो है वो कैंपो फोर्मियो, है ना, कैंपो फोर्मियो की संधि करने के लिए जो उसको बाध्य कर देता है। अब जो है इसके पश्चात नेपोलियन ने अपने सबसे प्रबल शत्रु इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया, परंतु इंग्लिश चैनल की बाध्यता के कारण वह पराजित हो गया। देखिए क्या बोल रहा है कि इसके बाद जो है नेपोलियन जो है अपने सबसे प्रबल शत्रु इंग्लैंड पे जो है वो आक्रमण करता है, लेकिन जो है उसमें वो सफल नहीं होता है। फिर है आपका यहाँ पे कि 1798 में, है ना, 1798 में जो है ये माल्टा, नील नदी, है ना, नील नदी, इन सब पर जो है वो आक्रमण कर देता है और उन सब घाटियों पे जो है पूरे तरीके से जो है ये कब्जा कर लेता है। फिर आगे जो है ये इंडिया पे भी जो है आक्रमण करने के उद्देश्य से आगे बढ़ता है, लेकिन जो है ब्रिटिश की जो नेवी थी, ब्रिटिश की जो नौसेना थी, उसकी शक्ति के आगे जो है नेपोलियन पराजित हो जाता है और उसे जो है वापस लौटना पड़ता है। अब देखिए आगे है कि फ्रांस के क्रांतिकारी संगठन जैकोबिन क्लब का सदस्य बनकर नेपोलियन ने फ्रांसीसी राजनीति में प्रवेश किया। अब नेपोलियन जो है वो क्या करता है कि फ्रांस का जो है एक संगठन था, एक एसोसिएशन था आपका जैकोबिन क्लब, एक पार्टी थी, उस पार्टी का जो है ये सदस्य बन जाता है और उसके बाद जो है वो फ्रांस की पॉलिटी में जो है वो इंटर करता है और उसके बाद से जो है उसकी लाइफ जो है पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। अब देखिए क्या है कि नेपोलियन ने 1799 में, है ना, फ्रांस से डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया एवं काउंसिल के द्वारा फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब नेपोलियन क्या करता है 1799 में, आपका 1799 में, है ना, नेपोलियन जो है वो 1799 में जो है ये क्या करता है कि
ये जो है डायरेक्टरी का जो शासन था, है ना, डायरेक्टरी का जो शासन था इसका अंत कर देता है और एक नया काउंसिल बनाता है। वो नया काउंसिल क्या था? तो नया काउंसिल था 3 काउंसिल, है ना, 3 जो है आपका काउंसिल था। और इसमें जो है वो क्या करता है कि जो फर्स्ट काउंसिल थी, है ना, फर्स्ट काउंसिल जो था उसको जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है और उसको जो है ज़्यादा पावरफुल बना देता है। और इसके सपोर्ट से वो धीरे धीरे जो है फ्रांस की सत्ता को जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। और फिर आगे जो है वो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है ना। 1804 में जो है नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सम्राट बन जाता है। अब जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। देखिए, फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। अब जो है आपका देखिए 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उस समय जो है फ्रांस की क्रांति के खत्म होने के बाद फ्रांस में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भाईचारे को लेकर के जो है एक जो है सरकार बनाई गई थी और प्रजातंत्र जो है वहाँ स्थापित किया गया था। लेकिन जब नेपोलियन जो है ये जब ये शासक बनता है, ये सम्राट बन जाता है जो है फ्रांस का, तो ये क्या करता है, राजतंत्र को जो है फिर से वापस ले आता है। अब जो है लेकिन ये वैसा शासक भी नहीं था। प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक कुशल और तर्कसंगत बन सके। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होता है उसमें जो है ये बहुत तरीके का जो है सुधार करता है, बहुत तरीके को चीज़ों को जो है उसमें जो है मिलाता है और समावेश करता है ताकि जो है पूरी व्यवस्था जो है अधिक कुशल हो सके, अच्छा हो सके और तर्कसंगत बन सके। अब नेपोलियन जो है आगे चल कर के जो है वो जब 1804 में जब शासक बना, उसके हाथ में जो है पूरी कमान आ गई, तो वो क्या करता है कि नेपोलियन जो है 1804 में जो है नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, को लागू किया। अब नेपोलियन जो है वो 1804 में जो है नेपोलियन कोड को जो है वो लागू कर देता है। नेपोलियन कोड क्या था? तो लॉ सिस्टम, कानून संहिता जिसे कहते हैं, उसे जो है उसने लागू किया। अब जो है हम लोग जानेंगे कि ये जो है नेपोलियन कोड जो था उसमें जो है कौन कौन सी बातें जो हैं वो मेंशन की गई थी। तो देखिए क्या बोल रहा है आपका यहाँ कि फॉलोइंग वेयर द मेन पॉइंट्स ऑफ द नेपोलियन कोड। हम लोग जो है अब देखेंगे कि नेपोलियन कोड में जो है मेन कौन कौन से जो है पॉइंट थे। तो यहाँ आप देखोगे कि 9 पॉइंट जो है वो मेंशन किए गए हैं और यही 9 पॉइंट जो है नेपोलियन कोड में जो है मेंशन किए गए थे। इट वॉज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ये जो है आपका बहुत ही अधिक जो है कठोर था और लचीला था। दोनों तरह की क्वालिटी जो है इसमें देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट है आपका वुमेन वर सब्जेक्टेड टू हस्बैंड। महिलाओं को जो है पति के अधीन कर दिया गया। अब जो है पूरे तरीके से जो महिलाओं का जो है पूरे तरीके से जो है पति के अधीन कर दिया गया कि उसका जो है जो भी होगा सर्वकर्ता जिसे बोलते हैं वो उसका पति ही होगा। थर्ड पॉइंट है आपका डिवोर्स मेथड हार्डनेस। अब जो डिवोर्स का जो मेथड है, तलाक की जो पद्धति थी, उसको जो है कठोर बना दिया गया। मतलब कोई भी जो है इजी वे में जो है लड़ झगड़ के छोटे मोटे लड़ाई में जो है तलाक नहीं ले सकता। उसके लिए जो कुछ ना कुछ जो है ठोस जो है वो कारण होने चाहिए। इस तरीके का सिस्टम बनाया गया ताकि कोई भी जो है वो आसानी से तलाक न ले कि लड़ लिए और हम लोग तलाक ले लिए, उसे लाइफ जो है वो लोगों का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जो है इस सिस्टम को जो है बहुत ही जो है कठोर बनाया गया, हार्ड बना दिया गया। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस वेयर इम्पोज्ड। अब जो है प्रेस की स्वतंत्रता जो थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस जो है वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी जो है वो प्रिंट नहीं कर सकता है, कोई भी न्यूज़पेपर मैगजीन ये पब्लिश नहीं कर सकता है। उसके लिए जो है उस पर जो है उसका बैन लगा दिया गया है। वो बिना परमिशन के है जो किसी भी तरह की बातों को जो है वो पब्लिश नहीं कर सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया। उसकी जो है फ्रीडम जो थी उससे छीन ली गई। फिफ्थ जो है आपका द अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली वाज सब्जुगेटेड क्या बोल रहा है कि जो परिवार का जो मुखिया होता है ना, हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का जो मुखिया है, जो हेड है, उसके पावर को जो है सुदृढ़ कर दिया गया। मतलब पावर को जो है पूरे तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग कर दिया गया और जो है पक्का कर दिया गया कि इसको जो है ये पावर दिए गए हैं और ये अधिकार जो है उनका है, उसमें जो है चेंजिंग नहीं हो सकती है। 6 पॉइंट है आपका लैंड रिलेटेड राइट्स वर फर्दर स्ट्रेंथेड।
अब जो है आपका कि भूमि संबंधित अधिकार जो थे उसको भी जो है मजबूत बनाया गया, मतलब कोई भी जो है किसी भी तरीके का जो है किसी का ज़मीन जो है उसे छीन नहीं सकता, इस तरह सारी चीज़ों का जो अधिकार जो है वो बनाया गया लैंड रिलेटेड। 7 पॉइंट है, अ ट्रेड यूनियन वर डिक्लेयर इनलीगल। अब ट्रेड यूनियन जो होता था उसको जो है गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, और इसके साथ ही साथ जो है क्या किया गया कि मुकदमा अगर दोनों के बीच में, वर्कर और मजदूर के बीच में होता है, सॉरी वर्कर और मालिक के बीच में जो है, ऑनर के बीच में होता है, तो जो है ज़्यादा पलड़ा भारी किसका होना चाहिए, किसके फेवर में जो है आपका जो केस है या जजमेंट जो है वो होना चाहिए, तो वो जो होगा आपका ऑनर, मतलब ऑनर जो होगा उसके फेवर में ही जो केस होना चाहिए, इस तरीके का जो है सिस्टम बना दिया गया। तो इससे जो नुकसान हुआ, तो इसीलिए हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि ये रिजिड और फ्लेक्सिबल भी था, कहीं कहीं कठोर है तो कहीं कहीं जो है वो आपका बहुत ही आसान है, बहुत ही जो है लोगों को कंफर्ट देने वाला है। 8 पॉइंट है आपका कि ट्रेड रिलेटेड लॉ इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। अब जो है आपका क्या बोल रहा है कि व्यापार संबंधित जो कानून थे वो श्रमिकों के हितों की जो है उपेक्षा करता है, मतलब उसको जो है ध्यान में नहीं रखता है कि ट्रेड रिलेटेड है तो इसमें जो भी नियम होंगे, जो कानून होंगे, उसमें जो है वर्कर को बेनिफिट मिल सके, इस तरीके का सिस्टम नहीं था, बल्कि ऑनर के लिए या फिर बिजनेसमैन के लिए, उन लोगों की जो है भलाई के बारे में सोचा गया था, लेकिन वर्कर के बारे में नहीं सोचा गया था। लास्ट पॉइंट हमारा कि द हस्बैंड टास्क वाज डिटरमाइंड टू द प्रोटेक्ट दिस वाइफ, है ना। आपका बोल रहा है लास्ट पॉइंट कि पति का कार्य जो है वो पत्नी की रक्षा करना निर्धारित कर दिया गया, कि जो भी पति है उसका जो है ये काम है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पति का प्रोटेक्शन जो है वो एनी हाउ करेगा, किसी भी कंडीशन में करेगा। तो ये जो है नेपोलियन कोड था, और नेपोलियन कोड के जो है ये पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो नेपोलियन कोड है वो पूरे तरीके से जो है आपका स्वतंत्रता, समानता और जो है बंधुत्व, है ना, और जो है आपका बंधुत्व, इन तीनों को जो है वो समाप्त कर देता है, इन तीनों को जो है वो समाप्त कर देता है। ये जो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो है फ्रांस में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को ध्यान में रखते हुए जो सरकार बनाई गई थी, वो नेपोलियन के आने के बाद जो है इसे पूरे तरीके से जो है इसे समाप्त कर दिया जाता है। ये उसके पूरे विपरीत है, पूरे अलग था, क्योंकि अब फ्रांस में जो है राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगी कि नेपोलियन जो है उसकी जर्नी जो है इसी तरह से चलते रहती है, लेकिन जो है नेपोलियन के लाइफ का जो है सबसे भयानक और सबसे जो है उसके लाइफ का जो है घटिया हम कह सकते हैं, उसके लाइफ का अंत या सब उसके लाइफ को जो है पूरे तरीके से जो डिस्ट्रॉय कर देता है, वो युद्ध कौन सा था, तो वो युद्ध जो है आपका वाटरलू का युद्ध था, है ना। ये वाटरलू का जो युद्ध था ये जो है आपका 1815 में हुआ था, है ना। ये 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध, और इसमें जो है वाटरलू के युद्ध में जो है इसमें नेपोलियन जो है ये जो है पराजित हो जाता है, ये जो है हार जाता है, और इसे जो है अंध महासागर में जो है एक प्लेस था आप लोगों का सेंट हेलेना नामक द्वीप जो था, उस द्वीप में जो है इसे जो है नेपोलियन को जो है नज़रबंद करके रखा जाता है, और वहाँ पर जो है इसकी मृत्यु जो है वो 1821 ईस्वी में जो है 18 मई को जो है वो हो जाती है ना। और इस प्रकार नेपोलियन जो है शहीद हो जाता है, क्योंकि उसे नेपोलियन को जो है अलाइड पावर जो थे वो जो है उसे गिरफ्तार करके जो है उसे नज़रबंद बना करके जो है आपका सेंट हेलेना द्वीप में रखते हैं, और वहाँ पर जो है उसे जो बहुत ही बुरे तरीके से जो है सताया जाता है, बुरे तरीके से उसको जो है पनिश किया जाता है, और फाइनली जो है 1821 में जो है 18 मार्च को जो है उसका डेथ हो जाता है। और इसी तरह से जो हम कह सकते हैं कि नेपोलियन की लाइफ का, उसके जीवन का जो है सबसे अंतिम युद्ध जो था वो वाटरलू का युद्ध था, है ना। वाटरलू का युद्ध जो है वो उसके लाइफ का अंतिम युद्ध था। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन के लाइफ का, नेपोलियन के जीवन का सबसे अंतिम युद्ध कौन सा था, तो वो वाटरलू का युद्ध था, और इसी युद्ध में जो है उसके जीवन का अंत भी हो जाता है ना। 1821
18 मई। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर